अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज बड़ी अच्छी रिकवरी हुई, 1015 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ के बाद हमने ये डेवलपमेंट देखी जब पिछले 2 रोज़ में मार्केट में 1500 पॉइंट्स की कमी हुई थी, लेकिन IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा। अभी सिर्फ एक तारुफी सेशन हुआ है और उसके बेहतर और मुस्बत असरात ये मुरतब हुए हैं कि मार्केट ने रिकवर किया, 65,000 की हद को, सतह को एक बार फिर अबूर किया और जब कारोबार का अख्ताम हो तो 65,064 की सतह पर यह इंडेक्स बरकरार रहा है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में जब अगले 4 रोज़ ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे तो मार्केट कितना ऊपर जाएगी, कितना मजीद रिकवर करेगी। चूंकि चंद हफ्तों पहले हमने इस मार्केट को 66,000 की सतह को अबूर करते हुए 67,000 तक जाते हुए भी देखा है। अब कितना ये एक बेहतर सूरत हाल है ओवरऑल मार्केट के लिए और आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये IMF का जो वफ्द आया है, अभी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, ज़ाहिर है अभी 3rd इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिलनी है। सिर्फ ये उनकी आमद की वजह से मार्केट रिकवर हुई है या इसकी कुछ और भी वजूहात हैं आपकी नज़र में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वजूहात तो एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन जब गिर रही थी मार्केट परसों और कल, तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ें थोड़ी लाइमलाइट से हट के चली गई थी साइड लाइंस पे। आज कोई ऐसी चीज़ अनहोनी नहीं हुई जिससे मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस के गिरने की खास वजूहात ही नहीं। सब कुछ इन प्लेस चल रहा था, लेकिन हमारी मार्केट और जाहिर है पूरी दुनिया में जो इक्विटी मार्केट्स हैं, इनके अपना सोचने और समझने की सलाहियत होती है। देयर वर सम रूमर्स इन द मार्केट emanating from a few letters that were circulating, और जो रूमर्स की जब रुकी तो आपको पता है कि चीजें तो बेहतर ही थी। और अब जो दोबारा से एक्टिविटी शुरू हुई तो जो लोग साइड लाइन पे बैठे हुए थे उन्होंने भी वापसी का रुख किया, और अभी बहुत से लोग अभी भी अनडिसाइडेड हैं, वो देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, क्योंकि आपको पता है कि रमजान की वजह से इन्फ्लेशन अभी हाई है और जो हमारा 9.2 ट्रिलियन का जो FBR का हदफ है, खासा एक आसान काम नहीं है। उसको अभी तक हमने 6.6 ट्रिलियन को अहदाफ को अबूर किया है। तो आई थिंक ये जो आगे 2-3 महीने हैं, इसमें लोग अपनी अपनी आरा कायम कर रहे हैं कि IMF का जो हमारा EFF जो एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो किन शराइत पे होगी, क्या आया IMF की टीम के होते हुए, और इन्फ्लेशन थोड़ी सी अभी स्टिकी है, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में थोड़ी इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो कपल ऑफ होस्ट ऑफ थिंग्स स्टार्टिंग एंड फोकसिंग ऑन द IMF प्रोग्राम एंड डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इस चीज मार्केट को आगे चलाना है। और आई पर्सनली फील के जो पिछली गवर्नमेंट ने भी जो हमारा जो स्टैंड बाय लेटर, जो स्टैंड बाय वाला प्रोग्राम चल रहा है IMF वाला, उसके सारे टारगेट्स अबंडेंटली पहले ही पूरे किए हुए हैं। सो आई थिंक जो 1 बिलियन की आखिरी ट्रांच है उसके लिए तो सिर्फ दे वर वेटिंग फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू अज्यूम देयर ऑफिसेस। उसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। जो सिर्फ सवाल है कि हमने जो 6 बिलियन प्लस 2 बिलियन जो हम लोग क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में मांग रहे हैं उनसे, अगर 8 बिलियन का प्रोग्राम हमारा IMF के साथ अप्रूव होता है, उसके बाद हम कमर्शियल लोन्स जो हम चाइना या UAE से लेंगे, तो हमारा IMF का प्रोग्राम कितने साइज का होता है, क्योंकि आपको भी और नाजरीन अब खासे समझदार पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये पता है कि SDR जो है, हमारे जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, वो तो इस हर मुल्क के और हमारे भी इतने साइज के नहीं है कि हमें एक बड़ा प्रोग्राम मिले। लेकिन जाहिर है बोर्ड के पास बहुत पावर होती है, और हम अगर ये 6+2 $8 बिलियन का तो जाहिर तो ऐसा लग रहा है कि IMF प्रोग्राम के हिसाब से तो पाकिस्तान इस वक्त सेफ जोन में है, लेकिन जो 3 रोज के बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होनी है और इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होता तो मार्केट पर उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और अगर इसमें कोई 1-2% की कमी हो जाती है तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन 2 कह के तो आपने वो गालिब का शेर याद करा दिया कि खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन भी एक, और 50 बेसिस टू 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट। ये नहीं कि अब इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो टैरिफ है
जो IMF के या हमारे अपने ही जो पुरानी गलतियों के वजह से हमें करना पड़ रहा है, उसकी वजह से, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही, और रमजान में आपको पता है कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ी तंग करती है। कमिंग टू योर पॉइंट के डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। नया फाइनेंस मिनिस्टर इज इन द ऑफिस, और हाउ ही टैकल्स द IMF, बिकॉज आपको ये पता है कि हर एक मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई रख के ही जो कंट्रोल नहीं करते। हमारे यहाँ तो एक बहुत जो ओपन रिजर्व मनी है, या जिस तरह हमसे कहते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जो मनी सप्लाई जो 35% हो गई थी, अब वो उसको कम किया। एक तो अब वो आ गई है 25% पे, और जो हमारे नाजरीन सुन रहे होंगे जिनको मनी सप्लाई या वेलोसिटी ऑफ मनी से दिलचस्पी है और जो फॉलो करते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोगों को कैश घर में रखने का नुकसान होता है, तो इसलिए वो रिजर्व मनी, जैसे ओपन रिजर्व मनी से स्टेट जो हमारा IMF कहता है, वो दोबारा बैंकों में जाती है, तो उससे करेंसी इन सर्कुलेशन थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो वो वाला काम तो हो रहा है। बट अभी जो एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं दोबारा एक थोड़ा एम्फोसिस कर लूं कि अगले थोड़े अरसे में हमने $4.3 बिलियन जो वापस करने हैं रीपेमेंट की शक्ल में, उसकी वजह से भी मार्केट में लोग डरा रहे थे कि ये कैसे होगा, क्या होगा। बट आई थिंक कल की जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू, और कपल्ड विद द फैक्ट कि हम इतनी वीकर विकेट पे नहीं हैं, एंड नाउ दैट द IMF टीम इज इन टाउन, तो और वो काम शुरू हुआ है, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड चीजें अभी बड़े अर्ली डेज हैं फाइनेंस मिनिस्टर के भी, और कल के इंटरव्यू से पहले जो उनका एक बयान सामने आया था, उस वक्त तक ज़ाहिर है IMF आया नहीं था, IMF का वफ्द, और उस वक्त तक मुज़ाकरात भी शुरू नहीं हुए थे, तो उसमें और कल के इंटरव्यू में आप एक फ़र्क देखेंगे कि उस वक्त वो बड़ी सिचुएशन को टफ और चैलेंजिंग कह रहे थे, लेकिन कल वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हमें नज़र आए। तो इस वक्त इतना अर्ली इंटरेस्ट रेट में कमी, आपको लगता है कि इस चैलेंज को वो बेहतर तरीके से अबूर कर लेंगे और हो जाएगी इसमें कमी? देखिए, इंटरनेशनली उनकी एक पोजीशन है जिसको वो एंजॉय करते हैं, और जो आपने बात की ना कल वाले इंटरव्यू की, वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर थी, खासी बेहतर थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने और सारे लोगों ने भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ड्रॉ किया। और आपका एक सवाल था कि उनकी पहली जो स्टेटमेंट्स, और मैं उसको आंसर देते हुए आपका पुराने वाली बात को भी कवर कर लूं, इंटरेस्ट रेट को अभी मार्केट समझ रही है कि इस दफा की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद अनचेंज्ड हो। मेरी ख्वाहिश है कि 50 बेसिस पॉइंट और डायरेक्शन देने के लिए कोई थोड़ा इसके अंदर टोकन रिडक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये सबका कंसेंसस है कि जो मार्च गुजर जाए और पुरानी वाली हमारी पेमेंट आ जाए, जो लास्ट ड्यू है हमारी SBA वाली। और सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट खासा कंट्रोल में है काफी अरसे से, तो ये हमारे जो लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आता एक्सचेंज रेट का इतना ज्यादा कंट्रोल में रहना, उनकी सारी एफर्ट्स अभी तक फ्यूटाइल हुई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी अब घर कर गई है। सो आई पर्सनली फील कि इस वाले सिनेरियो को देखते हुए मार्केट से जो कैपिटल मार्केट के अंदर लोग थोड़ी सी अट्रैक्शन और कन्विंस हो रहे हैं टू टेक एक्सपोजर इन द इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद आलम साहब, AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के CEO हमारे साथ कह रहे थे कि अब फाइनेंस मिनिस्टर आगे बेहतर डिसीजंस लेंगे तो मार्केट में मजीद स्टेबिलिटी आ सकती है, इंटरेस्ट रेट में कमी करना होगी, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, वफ्द यहाँ पहुँच चुका है, और माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को उनकी जानिब से सराहा भी गया है, और कहा है कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए कुछ मजीद बड़े फैसले करने होंगे, कुछ माशी पॉलिसियाँ इख्तियार करनी पड़ेंगी। इस रिपोर्ट में तफसीलात आप देखिए, फिर वापस आएंगे, मेहमान से आपका तारुफ करवाएंगे, गुफ्तगू शुरू करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना में IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन हुआ। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर, जबकि विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी टीम की क़यादत की। तारुफी सेशन के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। इस दौरान चेयरमैन FBR ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान दिया और वफ़द को यकीन दहानी कराई कि नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वफ़द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए कहा
कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त माशी पॉलिसियाँ अख्तियार करना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ मिलकर माशी पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं। तारुफी सेशन के बाद IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना से रवाना हो गया। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द पाकिस्तानी हुक्काम के साथ 18 मार्च तक इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF हुक्काम की वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, FBR, स्टेट बैंक, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीज़न के आला अहदेदारों से भी मुलाकातें होंगी। कि तो सिर्फ एक तारुफी सेशन था। अभी अगले 3 रोज़ तक मुज़ाकरात का इस सिलसिला जारी रहेगा। IMF का वफ़द अभी पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान के तमाम मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से वो तमाम अहदाफ जो कि IMF की हिदायत पर मुकम्मल कर लिए गए हैं उनकी तफसीलात भी उनसे शेयर की जाएंगी, उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। और तवक्को ये की जा रही है कि जो अगली इंस्टॉलमेंट है $1.1 अरब की, ये तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन असल मामला है अगले IMF प्रोग्राम का, जो कि एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम है और उसमें $6 अरब से ज़्यादा की पाकिस्तान ने इस वक्त तवक्को लगाई हुई है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह बुखारी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये वफ्द आ चुका है, 3 रोज़ा ये मुज़ाकरात हैं। इन मुज़ाकरात की इस वक्त कितनी अहमियत है, चूँकि जो अगली किस्त है $1.1 अरब की, उसके लिए तो पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम ही टास्क पूरे कर लिए हैं। जो अगला प्रोग्राम है IMF का, आपको क्या लग रहा है वो आसानी के साथ पाकिस्तान कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा IMF को? जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि IMF प्रोग्राम जो है वो उसकी इब्तिदा जो है वो एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप तो होती है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है। मेरा ख्याल है इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें IMF को ये यकीन दिलाया जा चुका है कि जो कुछ हम डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं वो एक बिल्कुल एक अचीवेबल टारगेट के मुताबिक से है। लेकिन इस IMF प्रोग्राम के अंदर मैं समझता हूँ कि और आने वाले इसके बाद वाले प्रोग्राम में भी असल फोकस जो है वो हमारा रिफॉर्म्स पे होना चाहिए, बजाय सिर्फ कि जी हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिससे कि बगैर अपनी रिफॉर्म्स को पूरा किए हुए हम किसी सूरत में भी जो है एक मीनिंगफुल डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। मसलन अब इस वक्त हमारे पास एग्रीकल्चर में जो बहुत खुशाइंद इत्तला है कि हमारी जो प्रोडक्शन होगी वीट की वो 30 मिलियन टन से ज़्यादा होगी, जो कि हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री होगी। लेकिन हमारे पास उसके लिए स्टोरेज अरेंजमेंट नहीं है और गवर्नमेंट का तरीक़ाकार ये है कि वो उसे हमेशा ख़रीदारी के लिए एक कीमत मुकर्रर करती है और हुकूमत फिर खरीदती है और बैंकों से कर्जा लेती है 21% 22% पे। क्या ये इस तरह से कोई ऐसा सिस्टम है कि जो बेरपा तौर पर जो है हुकूमत को उसके बाद इंटरेस्ट भी पे करे, स्टोरेज भी करे, ये चल सकता हो? जबकि दुनिया में जो है इसके पर रिफॉर्म की गई है और कोलेट्रल मैनेजमेंट सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम्स जो है वो लगाए गए हैं प्राइवेट कंपनियों के जरिए, जिससे कि फार्मर जो है वो अपने प्रोडक्ट को स्टोर करवा सकता है और उसकी जो स्लिप है उसे कैमेक्स जैसे इदारों के अंदर जो है फ्लोट कर सकता है, ताकि ये बैंकों से बोरोइंग का जो पूरा एक निज़ाम है ये ख़त्म हो सके। और उससे जो है आप ये समझें कि 800-900 बिलियन रुपीस जो है वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट बारो करती है और उसको इंटरेस्ट देती है, तो बाकी सूबे जो है वो अलग बारोइंग करते हैं। तो ये एक रिफॉर्म का प्रोग्राम है। मैंने इसमें एक मिसाल दी है, इस किस्म की रिफॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम सूबों के पास जो उनके मालियाती। ठीक है, चलें नासिर साहब, ये रिफॉर्म सर हम जरा मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और CPEC को पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर कहा जाता है और CPEC के तमाम मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत इस वक्त भी पुरज़म है। माजी की हुकूमतों ने भी इस सिलसिले में बड़ा काम किया है। 36 प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल किए जा चुके हैं जिनकी जो मालियत है वो $24 अरब बनती है, जबकि अभी भी 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि ज़ेर तामीर हैं और उनकी भी मालियत $5 अरब बनती है। गुज़िश्ता 10 साल में चाइना CPEC के मुख्तलिफ मनसूबों की मद में $25.4 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और इससे अगर हम गुज़िश्ता 10 साल का जायज़ा लें तो तकरीबन 2 लाख नौकरियां भी इससे पैदा हुई हैं, मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या वो फ़ायदा इससे हुआ जो तवक्कुआत थी? और अब आगे कब तक जो इस CPEC के मुकम्मल तौर पर जो फ़वाइद हैं, जो समरात हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मिलेंगे? इससे क्या कर्ज़े वापस करने में मदद मिल सकेगी? क्या पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें कमी आ सकेगी? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुस्तफ़ा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। CPEC
सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने के बाद जो तवक्कुआत हम इस प्रोजेक्ट से कर रहे थे, जिस तरह इसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, आप क्या कहेंगे, वो तवक्कुआत पूरी हुई? उतना किरदार इसने इकॉनमी में अदा किया जिसकी इससे तवक्को थी? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने पूछा है और इसका जवाब मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीके से इस तरह देखा जा सकता है कि 2013 से पहले आप देख लें पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सिचुएशन थी और 2013 के बाद क्या तब्दीली आई। और आपको पता है 2013 में ही सीपैक का मंसूबा का जो MOU था वो साइन किया गया दोनों ममालिक के दरमियान। और जब चाइना ने यहाँ इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया तो उस वक्त आपको याद है न्यूज़ वीक की हेडलाइन होती थी, द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इराक, इट्स पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था और उस वक्त चाइनीज़ ने ये इन्वेस्टमेंट की और अभी तक 28 से 32 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो चुकी है। आपको याद है कि मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ बोल के, हमेशा बिजली चली जाती थी और जनरेटर की आवाज़ आती थी, जनरेटर ऑन होते थे, फिर लोग अपना काम काज कर सकते थे। बिजली का बहरान जो है वो भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो थे पावर के, उससे रिजॉल्व हुआ। उसके बाद आपको भी पता है कि जब कोरोना वायरस हुआ तो लोगों ने फ़्लाइट्स लेना छोड़ दी थी। तो मुझे याद है लोगों ने कराची से इस्लामाबाद मोटरवे पे आए और गए यहाँ से कराची बिकॉज ऑफ सक्कर टू मुल्तान मोटरवे जो चाइना ने बनाई, जिसकी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 556 किलोमीटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए समझना कि 556 किलोमीटर्स का वेब सीपैक के हाईवेज में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं लेकिन हमने उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सके हम जिस तरह हमें करना चाहिए। अच्छा। और उसकी प्रमोशन हम नहीं कर सकें, तो इसलिए इस पे सवाल अक्सर उठते हैं कि क्या हुआ है, कुछ सीपैक में हुआ भी है या नहीं। अगर आप ग्वादर जाएं तो अक्सर लोग कहते हैं जी देखें जी ग्वादर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आज ग्वादर में 90% कंप्लीट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां A380 जेट लैंड कर सकेगा जी, आपका पोर्ट ऑपरेशनल हो गया है जो कभी ऑपरेशनल नहीं था। आपको भी पता है ग्वादर का नाम ही नहीं पता था किसी को सीपैक से पहले। बिल्कुल। तो मुस्तफा साहब, ज़ाहिर है कि ओवरनाइट कोई भी प्रोजेक्ट उसके असरात या उसके फ़वाइद नहीं लोगों को मिलना शुरू होते, इकॉनमी में वो उस तरह से नहीं अपने आप परफॉर्म कर पाता, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है एक किरदार उसका होता है। सीपैक भी चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत कुछ इसमें हुआ, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसके जो समरात हैं, जो फ़वाइद हैं, वो आवाम तक कब पहुँचेंगे? ये 10 साल मुकम्मल होने के बाद अभी भी हमें 5, 6, 7 साल का इंतज़ार करना होगा? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि आवाम तक असरात पहुँच रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पोर्ट कासिम में कराची में पावर प्लांट का विज़िट जब किया तो वो 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो वहाँ मैंने पाकिस्तानी इंजीनियर से मिला, मैं जो वहाँ अंदर काम करते हैं पोर्ट कासिम पावर प्लांट के अंदर, जो पावर चाइना ने लगाया है एक चाइनीज़ इन्वेस्टर ने, और उसमें उन्होंने मुझे बताया, और वो कोई ऑलमोस्ट 100 इंजीनियर्स थे, और उन्होंने कहा कि हम चाइना में ट्रेनिंग करते रहे 6 महीने और हम अब यहाँ काम करते हैं और दे आर वेरी वेल पेड, और उनकी एम्प्लॉयमेंट है। कोई ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्किल्ड वर्कर्स ऑलरेडी एम्प्लॉय हो चुके हैं। अनस्किल्ड और लेबर तो अलग है जो वो बहुत बड़ा है, लेकिन 2.5 लाख स्किल्ड वर्कर्स सीपैक प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके असरात तो बिल्कुल आ रहे हैं जी। आप देख लें, थर का एग्जाम्पल ले लें। मुझे याद है जब एक ज़माना था कि कहा जाता था कि थर का जो कोल है वो सब स्टैंडर्ड है, वहाँ कोई मंसूबा नहीं किया जा सकता, और हमें बड़ा जी अनफॉर्चुनेट है कि हमें कोल अच्छा नहीं मिला है। आपको भी याद होगा ये बात ही की जाती थी, और ये एक वीरान डेजर्ट है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ हम देखते थे कि जी पानी के प्रॉब्लम है। थर में 3 पावर प्लांट लगे हुए हैं जी, और उन पावर प्लांट से बिजली जनरेट हो रही है, और ये जॉइंट वेंचर हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट की भी शेयर होल्डिंग है, चाइनीज़ भी हैं और पाकिस्तानी कंपनी भी है एंग्रो, और ये मिल के इन्होंने बनाया है जो शंघाई इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम हो रहा है सही, और वो हमें सिर्फ देखने को ज़ाहिर है कि दूसरे मरहले का सीपैक का आगाज़ हुआ। ये पहले मरहले में भी जो इन्वेस्टमेंट है 25.4 अरब डॉलर की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और ये ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि 27 अरब डॉलर के मजीद 22 प्रोजेक्ट्स पर भी चाइना से बातचीत जारी है, उन्हें भी सीपैक का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये कोई करीब 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बनती है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या चाइना ने किसी और मुल्क में कर रखी है? देखें जी, सबसे बड़ा जो था ना जी ये प्रोजेक्ट
सीपैक का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसमें 6 कॉरिडोर हैं, उसमें से ये था जिसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई, चाइना ने दी। और इस तरह के और भी प्रोजेक्ट चाइना ने और मुल्कों में भी बिल्कुल शुरू तो किए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ एक हमआंगी के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, फर्स्ट कम जैसे कहते हैं, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल की या फर्स्ट प्रायोरिटी की, वो और किसी मुल्क को नहीं मिली। लेकिन हमने उस तरह इसके जो पोटेंशियल है उसे अभी रहता है डिराइव करना, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिससे हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने की बात करते हैं, वो हम इन SEZs से कर सकते हैं। और ये SEZs ऑलरेडी रशाकई में, दबेजी सिंध में और M2 पे फैसलाबाद में दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन यहाँ हमने रीलोकेट करानी है चाइनीज़ इंडस्ट्री, और हमने वो वन विंडो सोल्यूशन जो शायद SIFC हमें मुहर्रर कर सके आगे जाके, हमने वो उसका एडवांटेज लेना है। क्योंकि चाइना की जो फैक्ट्रियाँ हैं, आपको भी पता है, वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो वो और ममालिक को देख रहे हैं इन फैक्ट्रीज को शिफ्ट करने के लिए। इंडोनेशिया को देख रहे हैं, वियतनाम को देख रहे हैं, थाईलैंड को देख रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि सफ़े अव्वल में था जब ये सीपैक हुआ साइन। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए अब कि ये SEZs में ये जॉइंट वेंचर लगाए पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ और चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ के साथ, ताकि हम जो वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बहुत बार बार बात कर रहे हैं कुछ सालों से, वो हम उसे मटीरियलाइज कर सकें। सही। और मुस्तफा साहब, ज़ाहिर है कि सीपैक का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए, उसकी कॉस्ट कम हो, जो फ्रेट चार्जेस होते हैं उसमें कमी आ सके। तो ये मकसद किस हद तक हासिल हुआ पिछले 10 सालों में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इससे कितना फ़ायदा हुआ, और अगले 2-3 साल में अब ये इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है मज़ीद? देखिए, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तब ही जाएंगे जब बढ़िया को चाहिए, ठीक है जी, बुनियादी तौर पे। और हमारा जो एक मसला यही रहा है कि हम उस तरह मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे चीज़ें जो लोग और ममालिक ख़रीद रहे हैं। हमारे जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब्सिडीज़ ले लेती हैं गवर्नमेंट से, सरकार से जाके, और उनका काम चल जाता है। तो हमने मार्केट ओरिएंटेड उस तरह रिफॉर्म नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि सीपैक के तवस्सुल से हम ये बड़े बड़े मंसूबे लगा सकते हैं जिससे हम एक्सपोर्ट करें। यहाँ वो सीमेंट प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं चाइनीज़, यहाँ वो जो हमारे फैसलाबाद में टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके साथ भी वो जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं। और ऑलरेडी लाहौर में एक अपैरल पार्क चाइना ने बनाया है, चाइनीज़ इन्वेस्टर ने, जो एक बड़ा कामयाब मंसूबा है मैं समझता हूँ। लेकिन हमें इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ तब बढ़ेंगी, वो सिर्फ तब यहाँ आएंगे जब आपकी पॉलिसीज़ जो हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो ज़रा ज़्यादा आसान होगा। एक चाइनीज़ इन्वेस्टर को 102, या कोई भी इन्वेस्टर किसी मुल्क को भी 102 NOCs लेने पड़ते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमें ये इस NOC कल्चर और रेड टेप से बाहर निकलना होगा। वन विंडो, जो एक्चुअल वन विंडो है कि वो आके रजिस्टर करे अकाउंट, कंपनी बनाए जो भी इन्वेस्टर, और शुरू करे काम जिसमें ज़्यादा दिक्कत पेली ना हो, तो फिर ये मैं समझता हूँ ईजिली हमारा हो जाएगा। क्योंकि 250 मिलियन 25 करोड़ का आपका मुल्क है, ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। और हमारे रीजन में यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाकी ममालिक को, चाइनीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल मार्केट है, ग्वादर में लगाएं, कराची में लगाएं, ठीक है। चलें, पॉइंट आपका आ गया मुस्तफा हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा हैदर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाक चाइना इंस्टीट्यूट, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू नहीं। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।